अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमती ऐवानों में बड़ी खुशी है कि हमने IMF को राजी कर लिया है और अब हमें $7 अरब मिल जाएंगे और 37 माह के लिए ये एक बड़ा बेहतरीन पैकेज है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसी साल हमें $26.2 अरब की बैरूनी अदायगियां करनी हैं। अफसोसनाक बात यह है कि हमारी कुल GDP का 74% से ज्यादा बैरूनी कर्जों की मद में हमें देना पड़ता है। इस वक्त असेंबली फ्लोर पे सिर्फ बात हो रही है कि मुखालिफिन को दबाना कैसे है, उनको कड़ा वक्त कैसे दिखाना है, उनको किस तरह सलाखों के पीछे रखना है, उनको किस तरह खून के आंसू रुलाना है। लेकिन आम आदमी खून के आंसू रो रहा है। आम आदमी हुकूमत की तरफ देख रहा है कि कब उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। बिजली के भारी भरकम बिल, गैस के भारी भरकम बिल, बच्चों की फीस और महंगी अशिया खुरोनोश आवाम पर बहुत बड़ा बोझ हैं। लेकिन असेंबली में कहीं भी यह बात नहीं होती नजर आती कि आवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाए, किस तरह से पैदावारी मईशत को तरवीज दिया जाए। सिर्फ तफीली मईशत को तरवीज दिया जा रहा है। फॉर द टाइम बिंग मामलात को जो सिस्टम को चलाया जा रहा है, सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि आज का दिन कैसे गुजार लिया जाए, कल रोटी कहीं से आ जाएगी। इस सारी सूरत हाल में आम आदमी पिस के रह चुका है। ना सिर्फ आम आदमी, वो लोग जो इस मुल्क के इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हैं, बड़ा किरदार अदा करते हैं, बड़ा टैक्स देते हैं, वो भी इस वक्त परेशान हैं कि टैक्सों की इस भरमार में ना हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना हम आसानी से कारोबार कर सकते हैं। पढ़ा लिखा नौजवान परेशान है कि उसे पढ़ लिख के आखिर अपने घर वालों से दूर रोजी रोटी कमाने के लिए मुल्क छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत ये नहीं सोच रही कि हमारी इस ब्रेन ड्रेन की वजह से, हमारे इन बड़े दिमागों के इस मुल्क से जाने की वजह से इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस मुल्क के लोग मजीद परेशान होंगे। हम मजीद मुआशी गिरावट की तरफ गामजन हैं। इस वक्त हुकूमत को यह सोचने की जरूरत है कि एक आम आदमी जो गैस, बिजली और भारी भरकम अशिया खुरोनोश के बिलों की वजह से परेशान है, उसको किस तरह रोजगार देना है, उसके लिए किस तरह साजगार हालात पेश करने हैं। हुकूमत को लगता है इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान खान का ट्वीट है। यह हुकूमत को लगता है इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करना है। हुकूमत को लगता है इस वक्त सबसे बड़ा मसला ऑपोजिशन को दबा के रखना है। हुकूमत को लगता है इस वक्त सबसे बड़ा मसला अपने मुखालिफिन को चारों शाने चित करना है। लेकिन आम आदमी हुकूमत से डिमांड कर रहा है कि हमारे लिए रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। एक बिजनेसमैन हुकूमत से डिमांड कर रहा है कि हमारे लिए कारोबार को आसान किया जाए। पाकिस्तान की पैदावारी मईशत किस तरह तरवीज पा सकती है, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से इस सियासी नूरा कुश्ती को नॉर्मलाइज किया जा सकता है, इस पर भी बहस की जाएगी। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं यंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद शोएब बटालवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब आपके वक्त का। शोएब साहब, क्या क्या मसाइल आ रहे हैं? हुकूमत कहां कहां रोड़े अटका रही है? आपको एक्सपोर्ट नहीं करने दे रही, आपको इंपोर्ट नहीं करने दे रही। ये सिर्फ आपका मसला है या पूरे पाकिस्तान का मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री की बैकबोन एक्सपोर्ट्स होती है। नो डाउट अगर जी। आपकी एक्सपोर्ट जो है बैकबोन है तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर करना चाहिए, ना कि आप एक दूसरे की टांगें खींचने पे लगे हुए हैं। वो एक पार्टी दूसरी पार्टी की के लिए वो करने बुराइयां करना शुरू हुई, या दूसरी पार्टी उसको कभी जेलों में, कभी उनके कारकुनों को पकड़ने में और पकड़ दकड़ में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। Exactly. पाकिस्तानी 70-80% नौजवानों का जो है फ्यूचर तबाह हो चुका है अभी तक। सबके जी। ऊपर FIR हो चुकी हैं। कोई ऐसा एक भी नौजवान शायद हो जिसके ऊपर FIR पाकिस्तान में ना हो।
हमारे यहाँ पे पाकिस्तान ऐसे तो ना करें, में और इस वक्त सारे नौजवानों पर एफआईआर्स नहीं है। नहीं, बहुत सारे पीटीआई के जो कारकुन हैं या पाकिस्तान दूसरे भी तहरीक-ए-इंसाफ अदर के पाकिस्तान वो लोग- तरीके इंसाफ के, कल को वो गवर्नमेंट में आएंगे तो वो इनके कारकुनान पे जो है वो एफआईआर्स करवाएंगे। तो आज आगे पिसता तो गरीब तबका ही है, और कारकुनान जो है वो पिसते हैं। ठीक। अभी हुकूमत हमारी ये जो आए थे एक जेली मैंडेट लेकर, इनको जैसे भी आए, एक बार आ गए ये लोग, इनको चाहिए था कि ये अपने आप को मनवाते, ठीक, इनको प्लेट में रख के एक अच्छा, प्लेटफॉर्म बताली मिला। साहब, ठीक है, आपका जी। वर्डिक्ट समझ आया जी। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तीसरी गवर्नमेंट केपीके में मिली हुई है जी। क्या वहाँ कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए इन्होंने? सर इन्होंने कोई भी कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। जब ये फेडरल गवर्नमेंट में थे तब भी इन्होंने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की, यूरोप के लिए एयरलाइंस चलती थी पीआईए, इन्होंने तो सबसे पहले वो बंद करवा दी, जिसकी वजह से हमारी आप इकोनॉमी पाकिस्तान को तहरीक हमारी इंसाफ की बात कर रहे हैं? जी जी, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात कर रहा हूँ, जिनके एक एमएनए साहब ने असम्बली में खड़े होकर ये बयान दिया कि हमारे तो पायलट ही जैली हैं, यानी कि आप अपने पायलट्स को जैली डिग्रियों वाले करार दे रहे हैं। और तब भी यही प्रोपागंडा चल रहा था कि गवर्नमेंट एंटी पार्टीज के खिलाफ जो है वो नेगेटिविटी फैलाना था। बिल्कुल ठीक है। अभी भी यही चल रहा है, ये पिछले 70 साल से यही चलता आ रहा है कि एक आता है वो दूसरे की टांगे खींचने लगता है, दूसरा आता है वो तीसरे की टांगे खींचना अच्छा, मुझे स्टार्ट इस हो बात जाता की नहीं समझ आई। तो आप ये ये भी कि कह रहे हैं कि यही- पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिजनेस को तबाह किया था। जी। इमरान खान ने आपको बुलाया बिजनेस क्यों को था? तबाह- आपसे जी। मुलाकात क्यों की थी? बिजनेस को तबाह नहीं किया उन्होंने, उनके एक्सपोर्ट को तबाह किया, एक्सपोर्ट्स को तबाह किया, हमारी एयरलाइन को तबाह किया, जो पाकिस्तान की पीआईए इंटरनेशनल एयरलाइन थी उसको तबाह किया गया, जो यूरोप में जाती थी। अभी देखें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स जो ई कॉमर्स की हो रही है, जो इतने बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट्स दुनिया भर में आफ्टर कोविड जो है वो 99% जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो ई कॉमर्स पे जा चुकी हैं, बल्कि टोटली बिजनेस सारे जो है वो ई कॉमर्स पे जा चुके हैं। बेहतर। तो हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और उस ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट्स के ऊपर बिल्कुल भी हमारी गवर्नमेंट का या एक्स गवर्नमेंट का या उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसका किसी का भी फोकस नहीं है, जो कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है। अभी यहाँ पे हमारी 99% जो एक्सपोर्ट्स है वो ई कॉमर्स की है, छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, एसएमई। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे शहबाज शरीफ साहब रेगुलर ये बात कर रहे होते हैं, एसएमई स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनीज है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ये रेगुलर बेस पे मीडिया पे आके ये तो बयान दे रहे होते हैं कि एसएमई पे फोकस करें, एसएमई को हमने आगे बढ़ाना है, नौजवानों को आगे लेके लिया। देखें किसी भी कंट्री की वर्थ जो है वो उनके नौजवान होते हैं, और उनकी एक्सपोर्ट जो है वो इकोनॉमी की 66% नौजवानों पर मुश्तमिल सर एक ऐसी आबादी है। 66% पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के पास नौजवान है, जो हम दिन ब दिन खत्म करते जा रहे हैं उनको। 9 लाख से ज्यादा नौजवान जो हमारा एक्सपर्ट लोग थे, पढ़े लिखे, जिसमें इंजीनियर्स थे, आपके डॉक्टर्स थे, जिसमें आपके एक्सपोर्ट के बिजनेसमैन बच्चे थे, जो छोटी छोटी आईटी की एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वो सब यहाँ से 9 लाख हमारे काबिल तरीन लोग जो है यहाँ से जा चुके हैं। अभी भी हमारे हुक्मरानों को, हमारे बड़ों को अगर अभी भी समझ नहीं आ रही, इनको चाहिए कि इस्तीफा दें और घर चले जाएं। अच्छा अभी साहब, वैसे मेरे पास जो फिगर है ना वो 12 लाख का है। 12 लाख तो बुजुर्ग डाल के मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ। 9 लाख जो है वो नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो जा चुका है यहाँ से। अच्छा, जो काबिल तरीन डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, जिसमें हमारे आईटी के एक्सपर्ट तरीन बच्चे थे, जो यहाँ से जा चुके हैं। अभी जो थोड़ी थोड़ी एक्सपोर्ट पे मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक्सपोर्ट के साथ है और यंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन को मैं पाकिस्तान में चला रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक्सपोर्ट की आपके साथ ज्यादा बात करूंगा। ठीक है, मैं आपसे, मैंने तो सवाल ही एक्सपोर्ट का पूछा जी, आपने कहा नहीं सियासत ज्यादा गर्म चीज है तो उस पर बात करते हैं। मैं साथ साथ मुझे ये बताएं कि अभी एक्सपोर्ट करते हुए आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना सर? चैलेंजेस पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना एक आपने जंग जीतने के बराबर है। अच्छा, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना एक कैसे? इसलिए कि यहाँ पे पाकिस्तान में 42 अदारे जो हैं वो डील करते हैं टोटल बिजनेसमैनों को। अच्छा, जिसमें से 18 अदारे ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट को डील करते हैं। ठीक है। 18 अदारों में कौन कौन से अदारे? नंबर 1 पे आपके बैंक्स आ जाते हैं, नंबर 2 एफबीआर आ जाता है, नंबर 3 आपका कस्टम्स आ जाता है, एएनएफ आ जाता है, एयरलाइंस है, शिपिंग लाइंस है, प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है, पोर्ट्स हैं, पोर्ट स्टाफ है। ये सारे अदारे मिलकर एक्सपोर्ट को फिजिबल बनाते हैं। ठीक है जी। ठीक है, और हर अदारा ये चाहता है, इसमें जो बैठे लोग हैं वो ऐसी काली बेड़े उनमें बैठी हुई है जो ये चाहते ही नहीं है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो। अच्छा। आप कम से कम न्यू एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट ना, न्यू एक्सपोर्टर को हार ना अपनाए या उसको
रिस्पेक्ट ना दे, कम से कम उसको थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करना स्टार्ट कर दे, ठीक। इससे ही आपकी एक्सपोर्ट ग्रो होना शुरू हो जाएगी। अभी ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने आते ही इस बजट में सबसे पहले एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। ठीक है। एक्सपोर्टर तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है 2021 में हमारी एक्सपोर्ट चल रही थी $29.4 बिलियन पे। अच्छा। उसके बाद हमारी 2022 में एक्सपोर्ट्स गई $39.4 बिलियन पे। अच्छा जी। और जबकि 2023 में हमारी एक्सपोर्ट आ गिरी $3.4 बिलियन पे। अल्लाह। और 2024 में अभी $2.2 बिलियन पे आके खड़े हो गई हैं, जिससे हमारा अभी ये बिल्कुल दिन ब दिन और कम होती जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ अदारे तो ये तो बता रहे हैं कि टीवी न्यूज चैनल पे या न्यूज पे इल्जाम ठहरा रहे हैं जी हुकूमती पॉलिसीज को। जी बिल्कुल। अच्छा, आप जब 2021 की बात करते हैं तो 49.4 बिलियन जी डॉलर की आप कह रहे हैं जी, $29.4 बिलियन। 29 जी। तो और 2022 में $39.4 बिलियन पे एक्सपोर्ट्स खड़ी थी हमारी। अल्लाह अकबर। और 2023 में आप कह रहे हैं $3.5 बिलियन पे 3.5। हमारी तो आ गई। इसका मतलब ये है कि जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, बहुत स्पीड से गिर रही हैं। अच्छा, क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी। इससे पहले आप ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके बड़ा बिजनेस को डैमेज किया। सर तो जो यहाँ तो फैक्ट्स एंड फिगर्स कोई और बता रहे हैं। जो होना चाहिए था, अच्छा जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी उसमें हमारी एक्सपोर्ट की मद में पेमेंट्स नहीं आई पाकिस्तान में। ये जो $39.4 बिलियन की या $29.4 बिलियन की जो पेमेंट आई है, ये कोविड में फ्रेट रेट्स बढ़ने की वजह से आई है। जो एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, जो हमारी एक गारमेंट्स है, लेट्स सपोज के एक टी शर्ट है यहाँ से $5 में एक्सपोर्ट हो रही है, उसके ऊपर $6 फ्रेट भी आ रहा है, जो कि पहले $1 बिफोर कोविड आ रहा था। तो इस वजह से तो ये पेमेंट्स आई पाकिस्तान में। अगर ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ थोड़ी सी उसके ऊपर वर्क करता तो हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत स्पीडली ग्रो हो सकती थी। अच्छा, अभी यहाँ पे इन्होंने ये $3.5 बिलियन पे इसलिए आ गई या $2.2 बिलियन पे 2024 में इसलिए एक्सपोर्ट्स गिर चुकी हैं कि जिसमें एक तो आपके अदारे तो एक साइड पे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो बजट में इन्होंने टैक्स लगाया है उसके ऊपर 2% एक्सपोर्टर्स के ऊपर, ये तो एक्सपोर्टर तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है। 2% टैक्स लगाया है एक्सपोर्ट की मद में जो हमारी पेमेंट्स आती हैं बाहर से। लेट्स सपोज इस बजट से पहले मेरी $10,000 की पेमेंट हमारी अगर एक्सपोर्ट की मद में आ रही थी तो उसके ऊपर हमारा टैक्स कट रहा था 12,000 14,000 पे। अभी कट रहा है 80,000 90,000। एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर टैक्स काट रही है एक्सपोर्ट पे, उसके ऊपर बैंक्स जो है वो अपनी मर्जी से डिडक्शन कर रहे हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, बैंक्स के पास आप जाएं तो बैंक कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स लगाया हुआ, हम भी टैक्स पे कर रहे हैं। जाहिर है एक्सपोर्टर नंबर 1 टैक्स पे कर रहा है इसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर जो डायरेक्टली 2% जा रहा है। नंबर 2 टैक्स पे कर रहा है जो बैंक से अपनी पेमेंट्स निकलवा रहा है और डिपॉजिट कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है। नंबर 3 एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट पे टैक्स पे कर रहा है, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन चल रही है उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है, जो उसकी लेबर चल रही है उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में टैक्स पे कर रहा है। और सबसे बढ़ के अभी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिफोर 1 मंथ एक टैक्स लगाया फ्रेट के ऊपर। अब फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाया या एयरलाइंस हैं जिसमें शिपिंग लाइंस हैं इनके ऊपर टैक्स लगाया। आज आगे एंड कंज्यूमर जो है वो तो एक्सपोर्टर ही है और उसका बर्डन जो है एक्सपोर्टर के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रेट तो शिपिंग लाइन या एयरलाइन अपने पास से तो नहीं देगी, वो एंड कंज्यूमर से चार्ज करेगी। और एंड कंज्यूमर कौन है? एक्सपोर्टर है आपका, जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स दिन ब दिन गिरती जा रही है। ठीक है, इसमें एक और बड़ी वजह एक्सपोर्ट कम होने की। ठीक है, ये तो है मसाइल जी। आप क्या कहना चाहते हैं कि होना क्या चाहिए, किस तरह एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है? सर इसमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो इनको एक एक्सपोर्ट की मिनिस्ट्री बनानी चाहिए। उसके ऊपर एक्सपोर्ट के काबिल तरीन लोग बैठाए जाए जिनको एक्सपीरियंस हो, ना कि अनपढ़ और जाहिल लोग बैठाए जाएं जो पॉलिसीज बनाते हैं कि टैक्स लगा दें या इसके ऊपर ये अदारे बैठा दें। अदारों को कम से कम किया जाए एक्सपोर्ट के ऊपर, 1 या 2 अदारे होने चाहिए एक्सपोर्ट के। मिनिस्ट्री किसके अंडर आजकल आती है? सर कोई मिनिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर तो करता होगा। सर इसमें एक्सपोर्ट में 18 अदारे आते हैं जिसको 10 मिनिस्ट्रियाँ डील करती हैं। अच्छा। और हर अदारा जो है जिसमें मैं आपको अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की बात करें तो हमारे ट्रेड काउंसल्स जो बैठे होते हैं बाहर एम्बेसीज में, जो ट्रेड को देख रहे होते हैं, जिनका काम है, जैसे इंडिया के लोग बैठे हैं, बंगाली बैठे हैं, बांग्लादेश के लोग बैठे हैं, अदर कंट्रीज के बैठे हैं, वो ट्रेंड लोग बैठे हुए हैं एम्बेसीज के अंदर, वो ट्रेड को देख रहे होते हैं, जो ट्रेड काउंसिल कमर्शियल अटैचीज जिसको बोला जाता है। ठीक है जी। वो अपने एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज के यहाँ से इंग्लैंड आपने कोई कंसाइनमेंट भेजी है और
कंसाइनी आपके एक्सपोर्टर की पेमेंट खा गया, तो पाकिस्तान में ये रूल चल रहा है कि स्टेट बैंक ने उसको अगर एक्सपोर्ट फॉर्म इशू किया है तो उसके ऊपर तो 6 मंथ के अंदर उसकी पेमेंट्स नहीं आएंगी तो उसके ऊपर केस बना दिया जाता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसकी जो दूसरी अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट चल रही है उसको वो भी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, उससे अपनी कंट्री का नुकसान होता है। तो ट्रेड काउंसिल का काम है कि वहां पे एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करे, उसकी एग्जीबिशंस करवाए जाएं जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सके, नंबर 1। नंबर 2, हमारी यहाँ पे बदकिस्मती के साथ जो कि छोटी एक्सपोर्ट स्मॉल एंड एसएमई की जो बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार, उसमें छोटे एक्सपोर्टर्स की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही फिजिकली तौर पे। ठीक है जी। वैसे तो वो मीडिया पे आगे बड़ा बता रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो काम भी तो होना चाहिए फिजिकल, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। उसमें इनको सबसे पहले ये करना होगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स चलती हैं कार्गो से, उसकी एयरलाइन ही जो है यूरोप के लिए या यूएस जहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं, वो एयरलाइन ही डायरेक्ट कोई नहीं है, इनडायरेक्ट एयरलाइंस है जो कि डॉलर में चार्ज करते हैं, और डॉलर हमारे पास पाकिस्तान में डॉलर पर केजी चार्ज करते हैं जी। लेट्स सपोज अगर आप इंग्लैंड कर रहे हैं एक्सपोर्ट तो उसके ऊपर $3 पर केजी चार्ज किया जाता है। अच्छा। जो कि अभी टैक्स लगने की वजह से $3.5 पर केजी चार्ज हो गया, जिसमें आप अगर आप इसको ₹5 में बचाता क्या? लेट्स सपोज आप गारमेंट्स का एक थैला भेज रहे हैं उधर जी, तो उसमें आपका वो 1 मन वजन है, 1 मन 40 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू $120। $120। तो वो किस तरह बचत किस तरह आती है? सर उसमें बचत कैसे आएगी? एक्सपोर्टर तो बेचारा हमारा जबरदस्ती पाकिस्तान से, ये छोटे एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ई कॉमर्स के जो एक्सपोर्टर्स हैं जो ईबे पर, अमेजोन पर जो छोटी छोटी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जी। उनकी सबसे बड़ी वो इन्हीं गैर मुल्की एयरलाइंस और गैर मुल्की कोरियर कंपनीज हैं, DHL है, फेडेक्स है, UPS है, इनके हाथों ब्लैकमेल हो रही है। जो मैं आपको अभी बात कर रहा था, $3.5 पे कर रहे हैं हम एक्सपोर्टर्स, छोटे एक्सपोर्टर्स जो हैं पर किलोग्राम। अगर 1000 किलो की कंसाइनमेंट है, अब इसी तरह डॉलर में अगर आप रेट पे कर रहे हैं तो $3.5 पर किलो है। पाकिस्तान में डॉलर है 280 का, जी जी। इंडिया में डॉलर चल रहा है 85 का, 95 का, बिल्कुल ठीक। बांग्लादेश में डॉलर चल रहा है 105 रुपए का। अब वो बांग्लादेश का एक्सपोर्टर भी जो है वो $3.5 अगर पे कर रहा है तो $3.5 को आप करें इजिकल टू, तो वो आपके बन जाएंगे तकरीबन कोई 350 रुपीज़। अगर आप इंडिया के साथ वो करें तो उसके बन जाएंगे 230 to 240 रुपीज़ पर किलोग्राम। ठीक है। हमारी अगर आप कैलकुलेशन करें तो वो 1050 रुपए बन जाते हैं। अब तो वो हम बात ये कि हमारे 1000 की वो वर्थ नहीं है जो उनके 300 रुपए की वर्थ, 300 रुपए की वर्थ है। अब प्रॉब्लम नंबर 1 ये प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 2, हमारी कॉटन दुनिया की बेहतरीन कॉटन है, जिसकी वजह से बाहर हमारे कंसाइनी जो है उनकी मजबूरी है पाकिस्तान से कॉटन इंपोर्ट करना, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करवाना और अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर। दुनिया की नंबर 1 कॉटन यहाँ पे चल रही है सर। वो तो इसीलिए नहीं रह गई। अभी ये देखें इन्होंने अदारा बनाया SIFC, ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाया है, जिसको हमारी आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख रही है। जी जी। इसमें इनको ट्रेन लोग बैठाने चाहिए थे। इनका टोटल फोकस जो है इसमें, ठीक है ज़राअत पे तो है ही है, लेकिन साथ साथ एक्सपोर्ट्स पे होना चाहिए था। अब इस पे अगर मैं बात करूं कॉटन के साथ साथ, तो हमारे एक्सपोर्टर जो है आम की अगर आप फसल देखें तो दुनिया में नंबर 1 आम पाकिस्तान का आम को माना जाता है, जो कि इस बार एक्सपोर्ट सही तरीके से हो ही नहीं सका जो होना चाहिए था। ठीक है। पाकिस्तानी एक आम की प्राइस जो है वो कनाडा में $1 किलो की प्राइस जो है वो $25 में सेल होता है। जापान में एक आम की प्राइस जो है वो $30 से $40 है। ठीक है। अगर आप यूएस में बात करें या यूके में बात करें तो आपके आम की मैंगोज की प्राइस जो है वो पाउंड्स में आप चलें तो 10 पाउंड का 1 किलोग्राम का बॉक्स आपको यूके में मिलता है या यूरोप में। तो हमारी आम की खाली एक्सपोर्ट कर दी जाए तो हमें IMF जैसे झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे अदारे या हमारी गवर्नमेंट या हमारे बड़े जो हैं वो इस चक्कर में रहते हैं, आसान से आसान तरीके से हम अपनी गवर्नमेंट को सिर्फ चलाते रहे, वक्त चलाएं, जो सरकार वक्त टपाएं इसको। ये जरा थोड़ी सी मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या एक्स थे या अभी हैं मौजूद हैं, जी जी, ये सब लोग चाहते हैं कि बस IMF की शराइत मानो, उनसे लोन लो, अपने मिनिस्टर्स को नवाजो, साथ खुद को नवाजो, पब्लिक जाए बाढ़ में, टैक्स दे, पब्लिक खुद ही IMF को देखता रहे, जिससे जो है हमारी दिन ब दिन नस्ल दर नस्ल हमारी आने वाली नस्लें जो है वो बहुत नीचे जाती जा रही हैं।
तो इसके ऊपर हमें फोकस करने की बड़ी जरूरत है। ठीक है, मैं आप ही की बात को सेकंड करने जा रहा था। जी सर। आपने सादत हसन मंटो का अफसाना टोबा टेक सिंह पढ़ा होगा जी। उसमें पागलों को भी शिफ्ट किया जाता है सिर्फ इसलिए कि कोई बजट एलोकेट होगा, मतलब पाकिस्तान के पागल पाकिस्तान में आएंगे, हिंदुस्तान के पागल जो हैं वो हिंदुस्तान में ट्रांसफर किए जाएंगे। मतलब उस लेवल के पागल जो बोलते थे ओपड़ी दी गुड़ गुड़ दी एंकस दी बेदनिया दी मंग ऑफ वॉल्ट टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान, मतलब वहां रहने वाले लोग उसका अगर नाजरीन में से जिस बंदे ने पढ़ा होगा वो इस बात को बड़ा एंजॉय करेगा। पागल भी अपने वतन से बेपनाह प्यार करते हैं। लेकिन ये जो सियासतदान होते हैं, ये जो सरकार में लोग मनसब पे बैठ जाते हैं ना जाने उनको क्या ऐसा हो जाता है, उन्हें लगता है कि ये जो हमें वक्त मिला हुआ है ना, इस वक्त में आजकल के दौर में डॉलर जितने इकट्ठे कर लिए जाए वो कम है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब अगली जो सीढ़ी है उसको अबूर करने की कोशिश करते हैं। क्या ये जो आप सजेशंस दे रहे हैं ये इम्प्लीमेंटेबल भी हैं या सिर्फ आप बात कर रहे हैं, चार लोग और बात कर रहे होंगे? क्या आप कोई दौर बताइए, सुनहरी दौर जिसमें एक्सपोर्ट्स बड़ी जबरदस्त थी और एक्सपोर्ट्स को तरवीज दी गई जी, और वो वाला कोई सुनहरी दौर बताएं, फिर अगली बात। सर आप अगर मुशर्रफ का दौर उठा के देखें तो उसमें एक्सपोर्ट्स आपकी बहुत टॉप पे चल रही थी। अच्छा, मुशर्रफ के दौर में आपका डॉलर स्टेबल था, आपकी हर चीज 1999 से 2008 तक आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत स्पीड से ऊपर गई। ठीक है। और आपका जो है हर उस दौर में रोजगार था, बेशक जॉब नहीं थी लेकिन रोजगार था लोगों के पास। वही दौर था जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई। सर दहशतगर्दी तो आई लेकिन उसका कंट्रोल सर डॉलर वो नहीं आ रहे थे जो एक्सपोर्ट में आ रहे थे। जो डॉलर सर वो डॉलर और डॉलर थे। नहीं सर वो डॉलर नहीं वो डॉलर नहीं थे, ये आपको गलतफहमी हुई है। मुशर्रफ दौर में बहुत ही सुनहरी दौर था। चलिए जी, हमारे साथ यंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद शोएब बटालवी साहब मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हुकूमत की सबसे पहली तरजीह ये है किसी तरीके से अददी बर्तरी हासिल कर ली जाए, किसी तरीके से सेनेट और कौमी असम्बली में तादाद पूरी कर ली जाए ताकि वो आईनी तरमीम अपने हिसाब से कर सकें और जो चाहते हैं बायने ही तरमीम करके और ऑपोजिशन को चारों शाने चित कर दिया जाए। हमारे साथ मौजूद होंगे नाज़िम मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िम मलिक साहब आपके वक्त का। नाज़िम मलिक साहब, हाउ डू यू थिंक, क्या हुकूमत ये आईनी तरमीम कर पाएगी? जी, सुप्रीम कोर्ट का जो वज़ाफ़ती नोट आया है इसके बाद जो पीटीआई के अरकान थे वो पीटीआई के अरकान ही तसव्वुर होंगे, इसलिए अब वो वोट नहीं दे सकेंगे। वोट दिया तो वो वोट तसव्वुर नहीं होगा। ठीक है, तो पहले फैसला हो चुका हुआ है। अब इसके दरमियान में मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ नहीं है। पीटीआई के मौलाना फजल रहमान ने तो कह दिया भाई 8 सीटें आपके कदमों पे। बहुत ज्यादा नंबर कम है, इस वक्त में तरमीम तो हो नहीं सकती। मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन का और हुकूमत का, ये मेरा ख्याल है कोई अपनी तरफ से कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे। अगर एडवेंचर करेंगे तो इनके गले में पड़ेगा, क्योंकि नाज़िम मलिक साहब कभी तारीख ने ऐसा देखा नहीं कि एक स्टैब्लिशमेंट की परवरदा हुकूमत कोई तरमीम करना चाहे और वो तरमीम ना कर पाए। आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर 8 सीट्स मिल भी जाती हैं फिर भी नंबर पूरा नहीं होता, 4 से 5 सीट्स मजीद चाहिए। तो क्या हुकूमत के पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी बाकी है या बैक प्लान या सी प्लान मौजूद है जिसके जरिए वो अभी भी मुतमईन हैं कि वो कोई काम बड़ा कर जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस की जो उम्र है वो 65 से बढ़ा के 68 साल कर दी जाएगी और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी उम्र 62 से बढ़ा के 65 साल कर दी जाएगी? देखिए, मेरी बात सुने, आप मुख्य बात कर नाज़िम मलिक साहब की अगर प्रोड्यूसर साहब आवाज ठीक कर दी जाए तो। वो आइन कानून के तहत चलती है, जो कानून साजी है वो आइन के तहत होती है। मैं आपको याद करा दूं कि ये जाती ख्वाहिशात की बिना पर आप कुछ भी कह लें,
लेकिन कानून साजी के लिए आइन के तहत चलना पड़ता है और आइन की जरूरत है कि आपके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद हो, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी 2/3 अलग अलग से अक्सरियत होगी तो आप ये तरमीम कर सकेंगे। अब कौन किसकी परवरदा जमात है, ये बातें बात की हैं। फिलहाल हुकूमत के पास करने के हाँ, अगर एडवेंचर करने की कोशिश की, इनको मानना जितना सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि बड़े सख्त। ठीक है नाज़िम मलिक साहब की आवाज़ ठीक कर दी जाए। स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे साथ चेयरमैन यंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मोहम्मद शोएब बटालवी साहब। शोएब बटालवी साहब, अब आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट में ये प्रॉब्लम्स आती हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमती सतह पे आपको कौन कौन सी इमदाद दरकार है कि ये मदद हमारी कर दी जाए तो एक्सपोर्ट स्मूथ भी हो जाएगी, यहाँ का एक्सपोर्टर जो है वो राजी भी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमती सतह पे तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एक्सपोर्ट की मिनिस्ट्री का मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूं कि एक्सपोर्ट की मिनिस्ट्री होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप ट्रेन लोग रखे हो, आपने ट्रेन लोग जिस पे काम कर सके, दिन रात इस पे जंगी बुनियादों पे काम होना चाहिए। जो हमारे ट्रेड कौंसल बैठे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, हमारी एम्बेसीज में, उनको ट्रेन स्टाफ को भेजा जाए, ना कि ब्यूरोक्रेट्स को भेजा जाए जो कि उधर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए जाते हैं उधर, 2 साल अपने पूरे करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं और 1% की भी एक्सपोर्ट्स या अपनी कंट्री के लिए, इकॉनमी के लिए कुछ नहीं करते, ना इन्वेस्टर्स को लेकर आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि आप एक्सपोर्टर्स के, छोटे एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करें। जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, वो टीवी पे आते हैं, एक बयान देते हैं, जी SME एक्सपोर्टर्स को या SMEs की तरफ जो है ना हमारा पूरा फोकस है, हम इस पे ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली जो है वो कुछ नहीं हो रहा होता। इस पे मैं आपके प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक्सपोर्टर्स के मसाइल नहीं हल करेंगे और एक्सपोर्टर्स की जो है प्रॉब्लम्स का हल नहीं निकालेंगे कोई, तो हमारे पास इसके बहुत से हल हैं। देखें, एक्सपोर्टर एक ऐसा बिजनेसमैन होता है जो आपकी कंट्री पूरी को चला रहा होता है। एक एक्सपोर्टर कितने लाख लोगों का रोजगार लेकर आ रहा होता है। लेट्स सपोज अगर मैं गारमेंट्स की बात करूं तो जिस ज़मीन पे उसकी फसल लगी कॉटन की, उस कॉटन में कितने लाख लोगों का रोजगार लगा। उसके बाद वो कॉटन जिस फैक्ट्री में गया, धागा बना, उधर कितने लाख लोगों का रोजगार लगा। उसके बाद वो धागा बन के आगे फैक्ट्रीज में गया, ट्रेडर्स के पास गया, उन्होंने आगे मजीद मैन्युफैक्चरिंग की, उधर कितने लाख लोगों का रोजगार लगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आपकी यूज़ हुई, लेबर यूज़ हुई, उसका कितने लाख लोगों का रोजगार लगा। उसके बाद आपकी अगर एयरलाइन PIA है वो यूज़ हुई मिडिल ईस्ट के लिए, तो उधर कितने लाख लोगों का रोजगार लगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्टर्स जो है वो कितने लाख, हज़ारों लोगों का या लाखों लोगों का रोजगार चला रहा होता, बाहर से लेकर आ रहा है। इसमें मैं आपको, नाज़िम मलिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सलमान साहब, नाज़िम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हेलो, आपकी आवाज आ रही है जी? अच्छा नाज़िम मलिक साहब, ये फरमाइएगा, इमरान खान के ट्वीट को लेकर हुकूमती ऐवानों में बड़ी हलचल है। आप क्या समझते हैं, इस ट्वीट के जरिए इमरान खान को मजीद सिर्फ दबाने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपके ख्याल में ये वाकई इतनी सीरियस बात है कि इमरान खान बगावत पे उकसा रहे हैं लोगों को? देखिए, इमरान खान के ट्वीट की बात आप बाद में करें। ख्वाजा आसफ की पार्लियामेंट में तकरीर मौजूद है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, आप उसको तो पहले जिक्र कर लें। इमरान खान जिन हालात में बात कर रहे हैं उसको उस तनाजर में लिया जाए, ठीक है। और आप जो मैंने पहले अर्ज कर रहा था कि किसी की ख्वाहिशात पर कानून साजी नहीं होती, इसके लिए आइन पे चलना पड़ता है और आइन की जो रिक्वायरमेंट है वो 2/3 अक्सरियत है, कौमी असम्बली में अलग से और सेनेट में अलग से। बिल्कुल सही। अगर दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत होगी तो कानून साजी हो सकेगी। दूसरी बात मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि अगर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन ने कोई एडवांचर करने की कोशिश की तो वो उसमें पूरी तरह नाकाम होगी और फंस जाएंगे और तो अदालत लगेगी। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किस वक्त पर अमल किया जाए, अमल ना किस तरह से इसके तहत नताइज होंगे। अब देखने वाली बात है कि इन तमाम हालात के दौरान हुकूमत क्या कदम उठाती है और इलेक्शन कमीशन ने, मुझे नहीं समझ आ रही अभी तक नोटिफिकेशन किया बाकी के अरकान का जिनका नोटिफिकेशन कर देना चाहिए था। ये मुहावरा की तरफ जा रहे हैं
वो जो समझते हैं कि इनके ऊपर किसी का हाथ है या किसी के दबाव के तहत कर रहे हैं, तो वो हाथ उनको बचाना नहीं आएगा जब सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होगी। ठीक। तो इनकी सारी चुस्कियां और चालाकियां ये जो कर रही है सारी बीच में रह जाएगी। जब गर्दन फंसेगी तो सिर्फ 2-3 लोगों की फंसेगी। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं, क्योंकि कानून साजी पार्लियामेंट में होनी है, तो पार्लियामेंट के जिम्मेदार कायदेवान आप प्राइम मिनिस्टर हैं और बिल्कुल सही चीफ कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन होंगे जो इसका महरक बनेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर इन्होंने ये एडवेंचर किया तो वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमीशन पर तो नाज़िम मलिक साहब, आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा स्टेप, इतना वावेला कि आईनी तरमीम बहुत जरूरी है, बगैर किसी इमा के की जा सकती है? मैं हो ही नहीं सकती ना। मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले तो इनके पास नंबर नहीं है, मौलाना फजल रहमान नहीं है, इनके पास पीटीआई के लोग नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना फजल रहमान ने कह दिया कि असी ताडे नाल हां। नहीं जी, वो कहते हैं जी वो जिस तरह की हम कानून साजी चाहते हैं उस तरह की करेंगे। मौलाना फजल रहमान कभी इनके साथ नहीं जाएंगे, जो मुझे अब तक नजर आ रहा है या जो अब तक खबरें आ रही हैं। और ये वो मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि खबर आ चुकी है कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ बैठ चुके हैं। अच्छा जी, बैठ जाए, लेकिन इसके बावजूद उनको कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी मजीद वोट दरकार है, और वो वोट है जो पीटीआई के आजाद अरकान है, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया है कि ये पीटीआई के लोग हैं, अब आजाद सफर ना किए जाए और इलेक्शन कमीशन इनका नोटिफिकेशन जारी करे। चलें सर, अब मेरे सवाल का जवाब दे दें। क्या इमरान खान का ट्वीट वाकई लोगों को उकसा रहा है, वाकई बगावत का शाखसाना है? जी, सुने कि इमरान खान जिन हालात में बोल रहे हैं उससे बगावत नहीं हो रही, वो तो एक सही हालात की अक्कासी कर रहे हैं। एक ट्वीट पे अगर हुकूमत और सिस्टम और रियासत हिलते तो फिर इनकी बुनियादों में क्या है, आप इससे समझे कि इनके पले फिर क्या है। जो रियासत एक ट्वीट से हिल जाए उसके पास फिर क्या है। तो ट्वीट का इतना इशू नहीं है जितना ये इशू पर आगे पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों की इतनी हवा देते हैं। आप देख लें कि गंडापुर का बयान लेकर जी मीडिया ने बाइकआउट किया। मीडिया क्यों बाइकआउट करता है? मीडिया को किसने मजबूर किया बाइकआउट करने के लिए? जब मीडिया को आशीर्वाद, जब मीडिया के मालकान नाज़िम मलिक साहब, आप देखें, जब आपको कहा जाएगा कि आप लफाफी हैं तो फिर आप बाइकआउट करेंगे या नहीं करेंगे? स्पेसिफिक नाम लिया, बाकी लोगों ने कहा ठीक है, वो बाइकआउट तब तक काम नहीं हो सकता जब तक इसके पीछे चैनल्स के मालकान ना हो। जब चैनल के मालकान बाइकआउट कराएंगे तो फिर बाइकआउट होगा। नहीं सर, देखिए, कोई किसी भी सियासतदान को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो कहे कि सहाफी लफाफी हैं और इनको पकड़ के नंगा करके मारेंगे। इनकी औकात क्या है कि वो इतनी बड़ी बात करें? नहीं, वो बात ठीक है उन्होंने की है, उस पर चेयरमैन पीटीआई ने भी एक माजरत खाना बात की है। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने भी कहा है, गोहर अयूब ने भी कहा है कि यह नाम मुनासिब बयान था, ये बयान नहीं आना चाहिए था। लेकिन इन तीन बड़ी शख्सियात की वजाहत के बावजूद जो है ना, उनकी वो वजाहत तस्लीम नहीं की गई। नहीं, जब तक तो अली अमीन गंडापुर खुद नहीं कहेंगे सर, देखिए ना, जब तक अली अमीन गंडापुर खुद नहीं कहेंगे, जब तक आप जैसे सहाफी इस बात को फील नहीं करेंगे कि यार बहुत डाडी चंड मारी जी, तो तब तक काम कैसे होगा? आप भी कह रहे हैं कोई नहीं, अगर कह दिया तो चंद को कहा, हमारा क्या उनसे कंसर्न है? जब दो बच्चे आपस में लड़ते तो अपनी अहमियत नहीं लगती, घर का सरबराह बात को क्लियर कर देता है। तो बड़े तो मैं वजाहत है या करना चाहिए, और ये एक गैर जरूरी इशू है जिसको उठाकर बात करने की बातें की जा रही है। दूसरा मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि पीटीआई को अब मीडिया की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया इतना भरपूर है कि वो उसकी कमी नहीं रहने देगा। पीटीआई को जरूरत किसी चीज की नहीं थी। पीटीआई ने पहले कहा कि धड़न तख्ता कर देंगे, एट द एंड उन्होंने कहा स्टूडेंट्स को मदऊ करेंगे, फिर उन्होंने कहा फ्राइडे को आएंगे, फ्राइडे कैंसिल कर दिया गया। अब तो कौन सा सोशल मीडिया पीटीआई को इस वक्त आप कह रहे हैं बड़ा उठाए हुए? पीटीआई के तो पल्ले कख नहीं रह गया सर। यार नाज़िम मलिक साहब की आवाज क्लियर करें प्लीज। अच्छा जी, हमारे साथ एक्सपोर्ट पे बात कर लेते हैं। नाज़िम मलिक साहब को दोबारा कॉल मिलाई जाए। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे सहाफ़ी दोस्त भी जब पार्टियों की तर्जुमानी करते हैं अफसोस होता है। ये पार्टियों की तर्जुमानी कभी भी सहाफ़त का शाखसाना नहीं रहा।
लेकिन हमारे ही कुछ दोस्त ऐसे वोकलिस्ट बने, फोकल पर्सन बने हुए होते हैं, लगता है कि वो शायद पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। जी नाजिम मलिक साहब, आप कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सोशल मीडिया काफ़ी है, ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई का जो अपना सोशल मीडिया है वो ही बड़ा है जी। बाकी लोग तो आप छोड़ दें ना, उन्हें जो अपना पैगाम देना है वो 1 सेकंड बाद मीडिया और तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद होता है। ठीक है ना। ये जो रेगुलर मीडिया है, चैनल है, इनको भी समझ लग जाएगी कि बाइकआउट करना है कि क्या कीमत होती है। चैनल्स की अपनी रेटिंग गिर जाएगी, चैनल्स कोई नहीं देखेगा, वो सोशल मीडिया की तरफ जो आवाम है वो मूव कर जाएगी। तो उनको अपना भी तो है ना। लेकिन ये बाइकआउट ज्यादा अच्छा नहीं चल सकेगा। मुझे पता है जिन लोगों ने बाइकआउट करवाया है, मैं एस्टैब्लिशमेंट के अलावा बात कर रहा हूँ, जो हमारी सहाफी तंजीमों के नाम डर भी रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। नाजिम मलिक साहब, अगर बात करनी है तो डंके की चोट पे करें, आप कहें कि फलाने करवाया। मैं मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात मुकम्मल होने दे। मैं कह रहा हूँ कि जो सहाफी तंजीमों के नाम नहाल लीडर है ना, जिनका सहाफत से तल्लक नहीं है, वो खुद भी सहाफत नहीं है, 20-20, 25-25 साल वो पहले सहाफत छोड़ चुके हुए हैं, वो इस पर मुसल्लत है। वो पीछे से उनको नून लीग भी कहती है और दूसरे लोग भी कहते हैं, जिस वजह से वो अब्लाइज होकर ये बाइकआउट का वो सिलसिला लेकर चले हुए हैं। बाइकआउट नहीं चैनल अफोर्ड कर सकते जब तक उनको पीछे से डंडा ना दिया जाए। मुझे मेरी बात समझने की कोशिश करें। जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत होती है उसके पास 100 तरीके होते हैं मीडिया मालकान चैनल के बाजू मरोड़ने के लिए। वो इश्तिहार नाज़िम मलिक साहब, मुझे बस ये बता दीजिए, जो अग्रेशन की सियासत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, जो अग्रेशन की सियासत इमरान खान अडयाला जेल में बैठ के कर रहे हैं, क्या इस तरह हम किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे? कोई सुलह का रास्ता निकल सकेगा? आप इस बात को नहीं देखेंगे कि 9 सितंबर को पीटीआई को जलसे की इजाजत दी गई। ओके, ठीक हो गया, इजाजत देगी। जब वो जलसे की तैयारियों के लिए आए तो उनका मकाम चेंज कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, मकाम चेंज कर दिया। उसके बाद रकावटें खड़े कर दी। तो इस्लामाबाद से 15 किलोमीटर बाहर उनको जलसा करने की जगह दी गई और इस्लामाबाद के 30 मकाम पर कंटेनर लगाकर वो रकावटें खड़ी कर देगी, शहरियों की जान भी अजाब बना देगी ताकि जलसे में कोई ना पहुंच सके। ये कोई इजाजत थी? अच्छा, अगर इस रिएक्शन में मैंने बात की है तो मेरा ख्याल है जान की आवाज पर तो मैं बात कर लूं। नाज़िम मलिक साहब, देखिए, उन्होंने वायलेशन की, उन्हें जो वक्त दिया गया उसको वायलेट किया। नंबर 2, उन्होंने वायलेशन की, जो रास्ता उन्हें बताया गया उसको वायलेट किया। नंबर 3, उन्हें कहा गया कि तशद्दुद नहीं करना, उन्होंने पुलिस पे पत्थर फेंके। 3 वायलेशंस पे 3 तरह के पर्चे कटे, 3 तरह की दफात लगी। सर, जब आप रियासत को चैलेंज करेंगे तो आप भले जिस मर्जी पार्टी से हैं, आपके साथ ऐसा ही होगा। नहीं, वो आप देखें ना कि वो जो कानून बना था उसका उसी दिन इतलाक हुआ था और उस तलाक होता है। मेरी बात सुने, जो जलसा होता है इसमें हजारों लोगों ने आना होता है। ये कोई शादी हाल नहीं है कि 7 बजे शुरू हुआ 10 बजे खत्म हो जाएगा, लाइटें बंद हो जाएगी। वो उस कानून का तलाक भी उसी रोज ही हुआ था। और जब आप जलसा करते हैं तो जलसे में ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतने बजे खत्म कर देंगे। कम से कम ये इनको अगर इन्होंने कानून का तलाक करना था तो उसके नेक्स्ट जलसे पर करते। अब नाज़िम मलिक साहब, हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पोक्स पर्सन सहाफी हैं वो रियासत को बताएंगे कि रियासत ऐसे चलानी है। नहीं, कोई नहीं बता सकता। रियासत चलाने के लिए असूल और कानून मौजूद होते हैं और ना ही कभी जो रियासत है वो सहाफियों के खबरों पर या सोशल मीडिया पर उनके वीलॉग पर चलती है। हर हुकूमत के अपने अपने असूल और कानून होते हैं, एक ज़ाब्ता होता है और एक आइन होता है। आप मलिक साहब मुझे ये बता सकते हैं कि तारीख इस बात की गवाह है, जितना जुल्म आपके लीडर इमरान खान के दौर में हुआ है सहाफियों पर, तारीख में कभी नहीं हुआ। जितने बेरोजगार सहाफी इमरान खान के दौर में हुए, तारीख में कभी नहीं हुए। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँ, लीडर इमरान खान शायद आपके होंगे, मेरे लीडर नहीं है। मैं एक आजाद सहाफी हूँ और आजाद सहाफी आजाद बात करता है। मुझे बू आ रही थी जैसे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन से बात कर रहा हूँ, माजरत के साथ। नहीं, ये आपकी गलत बात है। आपको जब हकायक पे बात करनी हो तो आप ये समझते हैं कि वो स्पोक्स पर्सन हो गया, या यही तो इशू है कि जब कोई अपने असल हकायक पे बात करता है तो आप उसको कह देते हैं कि ये उसका मीडिया है। तो जो मुस्लिम लीग नून का मीडिया है वो आपको नजर नहीं आता।
इसका मतलब ये पूरी जो हमारी सोसाइटी है ये दो हिस्सों में बट चुकी हुई है। एक पीटीआई के हक में बात करती है, एक पीटीआई के खिलाफ बात करती है, और जो दरमियान वाला रास्ता है वो छोड़ा नहीं। अगर कोई दरमियान वाली बात करे तो फिर आप जैसे एंकर उठ के कहते हैं जी आप, मैं पीटीआई के स्पोक्स पर्सन से बात कर रहा हूँ, तो गैप कहाँ बाकी रह गया? जिन्होंने बाइकआउट कराया हुआ है, इसका मतलब है वो ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है। नहीं वो जो नाज़िम मलिक साहब, बाइकआउट देखिए जब रियासत के खिलाफ तकरीर की जाए, जब आप वर्डिक्ट दे दें रियासत को कि हमें जलसे की इजाजत दे दी जाए, हम वहां कोई रियासत मुखालिफ एजेंडा लेके नहीं जा रहे, और आप फिर स्टेज पे खड़े होके कहें कि डीजीआईएसपीआर साहब सियासत तो आप कर रहे हैं, तो सियासतदान सियासी बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? एक चीज मैं अपनी इस गुफ्तगू के शुरू में कह चुका हूं कि ख्वाजा आसफ की पार्लियामेंट में तकरीर आम दी रिकॉर्ड है, वो भी गलत था सर, वो भी गलत था। जो देखिए पाकिस्तान में जब मरियम नवाज के जलसे होते थे तो उन जलसों में कहा जाता था ये जो वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। सर वो भी गलत था, मैं उसको कब इंडोर्स कर रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि वो लोग जो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से आए इक्तिदार में, एस्टैब्लिशमेंट की वजह से इस वक्त गंडापुर इक्तिदार की कुर्सी पे बैठे हैं, उन्हीं को आप आंखें दिखा रहे हैं। साडा कुत्ता साड़ी बिल्ली सानू में आओ। आपको किसने कहा कि गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट की वजह से बने हैं? वो पीटीआई के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो वोट लेकर जिन हालात में इलेक्शन हुआ है कि ना उनके पास इलेक्शन सिंबल अभी फिर आप कह रहे हैं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। सर मैं क्या करूं यार, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं? बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद शोएब बटालवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान को न्यूट्रल सहाफ़ियों की ज़रूरत है, न्यूट्रल इदारों की ज़रूरत है। अपना अपना किरदार हर इदारा अदा करेगा, हर फर्द वाहिद अपना अपना काम करेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम किसी के स्पोक्स पर्सन बने रहेंगे सिर्फ रेटिंग लेने के लिए, हम इमरान खान का विर्द करते रहेंगे और उनकी हर खामी पर पर्दा डालते रहेंगे, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ सहाफ़ी बने रहेंगे, तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा, सहाफ़त तरक्की नहीं करेगी और अदारा तरक्की नहीं करेगा। बीइंग एन इंस्टीट्यूशन हम डिक्लाइन का शिकार होंगे। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।